नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फैक्ट वीडियो को, क्योंकि फैक्ट वीडियोस भी जो है मैं वो लेके आता हूँ। मेरी सबसे पहले तो MCQ सीरीज चल रही है AC सर्किट्स की, SSC JEE को टारगेट करते हुए। उसको आपने जरूर देखना है, बिकॉज दैट MCQ सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो सीक्वेंस वाइज है, पहला, दूसरा और 3। अभी तक 3 लिया, चौथा आज आएगा आपको MCQ सीरीज। जब तक मैं आपको 100-150 क्वेश्चन नहीं करा देता AC सर्किट्स के, तब तक AC सर्किट्स ओवर नहीं होएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा धैर्य रख के करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, और मेरे सारे MCQs देखने जरूरी हैं। ठीक है, तो वो MCQs करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो आप जाके देखिए। साथ ही साथ में मैं फैक्ट वीडियोस भी लेके आता हूं हर हफ्ते। ठीक है, तो फैक्ट वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है। फैक्ट वीडियोस आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें ना कंसेप्चुअल बातें डिस्कस होती है, तो जिसको भाई टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है उसको मेरी फैक्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी। ये जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, दूसरा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे भी हमारा लेक्चर आने वाला है। 3 लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ, 5वां आने वाला है। मैंने इससे पहले बताया था सर्किट ब्रेकर में आर्क कैसे लगती है और उसके तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्क को बुझाने के तरीके क्या क्या होते हैं, लॉन्ग वो स्प्लिट करके कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है, एरिया रिड्यूस करके, ये सब। आज हम अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सर्किट ब्रेकर का, वो आएगा कि सर्किट ब्रेकर में ना एक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होती है, वो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से, और जीरो करंट मेथड जो होता है, मतलब AC सर्किट ब्रेकर में जो हैपनिंग होती है ना, वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वगैरह की। अब जो हम आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, एक फैक्चुअल वीडियो है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है काफी ज्यादा। जैसे आजकल इंटरव्यू तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे सेल हो गया, ठीक है, BPCL हो गया, IOCL हो गया, NPCIL हो गया, यहाँ पे एक स्किल टेस्ट नाम की जगह चीज होती है। वो स्किल टेस्ट कुछ नहीं होता, वो एक इंटरव्यू ही होता है प्रैक्टिकल टाइप का। उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है ना, I0, इसको एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, इंडक्शन मोटर का ट्रांसफार्मर से ज्यादा क्यों होता है। ये हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि नो लोड प्राइमरी करंट, इसके पीछे का रीजन कि वो जो इंडक्शन मोटर का होता है वो ट्रांसफार्मर से ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं। देखिए, ये नो लोड प्राइमरी करंट जो होता है ना इंडक्शन मोटर का, सॉरी, जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है ना ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का ये होता है वर्किंग कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दोनों का फेजर सम। और यही नो लोड प्राइमरी करंट जो होता है ना, इसको एक्साइटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना, तो ये 2 से 5% होता है। लेकिन जब हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो यही नो लोड प्राइमरी करंट, ठीक है, 30 से 40% होता है। अब ये फर्क क्यों आता है? फर्क आता है ईयर गैप की वजह से। ट्रांसफार्मर में जो ईयर गैप होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर के मुकाबले। इंडक्शन मोटर में ईयर गैप ज्यादा होता है। अब ये ईयर गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब भी कभी ईयर गैप ज्यादा होता है ना, ठीक है ना, तो रिलेक्टेंस सर्किट की बढ़ जाती है। अगर रिलेक्टेंस बढ़ती है ईयर गैप ज्यादा होने की वजह से, तो कोई भी हमारा डिवाइस है उसको ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए, इंडक्शन मोटर जो है उसका जो ईयर गैप है वो ट्रांसफार्मर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अगर इंडक्शन मोटर का ईयर गैप ट्रांसफार्मर के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब इंडक्शन मोटर को क्या ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करने की वजह से जो नो लोड एक्साइटिंग करंट होगा वो ज्यादा होगा इंडक्शन मोटर का। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर का ईयर गैप ट्रांसफार्मर के मुकाबले बहुत ज्यादा था। ट्रांसफार्मर के मुकाबले ईयर गैप ज्यादा होने की वजह से रिलेक्टेंस इंडक्शन मोटर में ज्यादा होती है। अगर वो रिलेक्टेंस ज्यादा होती है इंडक्शन मोटर में, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करती है उस रिलेक्टेंस को ओवरकम करने के लिए। और नो लोड एक्साइटिंग करंट जो होता है वो वर्किंग कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का सम होता है। और अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बढ़ता है तो नो लोड एक्साइटिंग करंट बढ़ता है। इसीलिए नो लोड एक्साइटिंग करंट जो इंडक्शन मोटर का होता है वो हमेशा 30 से 40% होता है। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर का होता है वो 2 से 5% होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ईयर गैप बहुत कम होता है। ठीक है ना, ईयर गैप कम होने की वजह से ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट कम है। मैग्नेटाइजिंग करंट कम होने की वजह से ऑब्वियसली बात है एक्साइटिंग करंट भी कम होगा। ठीक है, तो जब भी कोई इंटरव्यू में पूछे या कोई आपसे राह चलता हुआ कोई दोस्त पूछ ले, ठीक है, कोई भी पूछ ले, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। ठीक है, कि इंडक्शन मोटर का जो नो लोड एक्साइटिंग करंट होता है, ठीक है, वो
30 से 40% क्यों होता है, ठीक है, मतलब ये भी कहें कि ज्यादा क्यों होता है ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में। तो इसी की वजह से होता है। आपने जवाब क्या देना है कि जो इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है वो ज्यादा होता है ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में। अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगी। उस रिलक्टेंस की ओवरकम भरपाई करने के लिए इंडक्शन मोटर को मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करना पड़ता है, और यदि वो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी तो नो लोड एक्साइटिंग करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। धन्यवाद। इंटरेस्ट पैदा कर देता हूं टेक्निकल में आपका, ठीक है। एक और वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर बैंक्स क्यों यूज होते हैं हमारे सबस्टेशन में, एक ये भी आएगी फैक्ट वीडियो, ठीक है। काफी सारी आएंगी, ठीक है। थैंक यू।